गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किसे कहा जाता है? फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आगे 4 से 5 टॉपिक आने वाले, इसलिए जो है ये टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट किसको कहेंगे? फाइनल अकाउंट मीन्स a group of those accounts and statements which are prepared by partnership firm at the end of accounting year to know the result of the business, that is profit or loss, and the financial position of business or firm as on that date. फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट वो अकाउंट और स्टेटमेंट का ग्रुप है जो पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। साल के एंड में हमें अपने बिजनेस का रिजल्ट जानना होता है कि ये जो साल भर की हमने बिजनेस एक्टिविटी की है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये एक्टिविटी करने के बाद हमें कितना पैसा बचा या हमारे पास का कितना पैसा डूबा, ये जानने के लिए जो है ये अकाउंट और स्टेटमेंट बनाया जाता है। और एट द एंड ऑफ ईयर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितनी एसेट और हमारे ऊपर कितना कर्जा है, ये जानने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। अब फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ दिस 3 अकाउंट एंड स्टेटमेंट। फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन बैलेंस शीट। ये 2 अकाउंट है जिससे बिजनेस का रिजल्ट मालूम करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है बल्कि ये स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है बिजनेस की इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अब ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये तीनों जो आप देख रहे हैं अकाउंट और स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमें 1 बाय 1 देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट किस तरह तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है ट्रेडिंग अकाउंट और ये कैसे प्रिपेयर होता है? Trading account is prepared on the basis of all direct expenses and losses and all direct income and gains. ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो प्रिपेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ सवाल ये है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? And it is prepared to find out the gross profit and gross loss at the end of accounting year. ये क्यों बनाया जाता है? ताकि हम निकाल सके, क्या निकाल सके? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे सारे ही डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम आती है। अब डायरेक्ट खर्चे किसको कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन।
डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। उन सारे खर्चों को हम डायरेक्ट खर्चे कहते हैं। वो खर्चे जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ये ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, और लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इसका एक रूल बना लेते हैं। क्या रूल बन जाएगा, डेबिट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। और क्रेडिट साइड में क्या आएंगी, सभी तरह की डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम यहाँ पे सिर्फ दो ही तरह की होती है, एक होता है सेल और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में जो माल बच जाए, बिके नहीं, अनसोल्ड रह जाए, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। वो अपनी इनकम होती है, अपने लिए वो गेन है। तो ये दो ही तरह की डायरेक्ट इनकम है, बाकी सारे के सारे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। अब नंबर सेकंड पे हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल, ये जो बनता है इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। अब P&L अकाउंट जो तैयार होता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and all indirect incomes and gains, incomes and gains। अब वो इनडायरेक्ट खर्चे किसको बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, कॉमर्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो खर्चे जो ऑफिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को इनडायरेक्ट खर्चे कहा जाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। साल भर की एक्टिविटी से हमें लास्ट में क्या नेट प्रॉफिट और कितना नेट लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए जो है ये P&L अकाउंट बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको जो मालूम पड़ेगा वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता लगता है, लेकिन ये P&L अकाउंट से हमें लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। तो चलिए अब इसका भी एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला बनाएंगे हम, डेबिट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स रिलेटेड टू ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह जो है इसको बॉक्स में आप डाल दें। दो तरह के खर्चे और इनकम होती है, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल से ही बनेगा, तो परचेज करना जरूरी है। परचेज ये डायरेक्ट खर्चा है। अब उसके बाद वेजेस, अब प्रोडक्ट कौन बनाता है, मजदूर, तो मजदूरों को क्या देना पड़ेगा हमें, मजदूरी। तो उन मजदूरी को, वेजेस को क्या बोला जाएगा यहाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके बिना प्रोडक्ट बनने वाले नहीं है। उसके बाद कैरेज, गाड़ी भाड़ा, जो माल आप खरीद रहे हैं उसको गोडाउन तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट खर्चे जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जो हमको करना जरूरी है, इसलिए इन सारे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे इनकम ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं।
और लास्ट में इसमें हमें निकालना होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इसके बाद जो खर्चे बच जाते हैं वो पूरे के पूरे इनडायरेक्ट होते हैं। ये वो खर्चे होते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन तो हो सकता है, लेकिन आप प्रोडक्ट मार्केट में ले जाके बेच नहीं सकते। अगर आपको मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना है तो आपको ये सारे खर्चे करने जरूरी है। तो वो खर्चे जो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते, उन सारे खर्चों को जो है इनडायरेक्ट खर्चे कहा जाता है। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे और इनकम ये नेक्स्ट सेकंड अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और लास्ट में इसमें क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब थर्ड वन यहाँ जो बनता है फाइनल अकाउंट में, तीसरा जो बनेगा हमारा वो एक स्टेटमेंट बनेगा, अकाउंट नहीं बनेगा, इसको स्टेटमेंट कहा जाता है, और वो है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या है, इट इज एन स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मालूम पड़ती है हमें, किसके फॉर्म में मालूम होती है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में आपको दो ही चीजें दिखेंगी, एसेट और लाइबिलिटी। अब यहाँ पे क्योंकि अकाउंट नहीं है इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ये साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड में, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड ऑन राइट हैंड साइड ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड। लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती है और राइट हैंड साइड में सारी की सारी एसेट रिकॉर्ड की जाती है। तो इस तरह जो है हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट बनाएंगे, इसमें सबसे पहला अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल डायरेक्ट इनकम एंड गेन रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। और इसमें लास्ट में क्या आएगा, इसमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर खर्चे ज्यादा निकल गए किसी साल तो फिर लॉस आएगा। उसी तरह दूसरा बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किसके बेसिस पे बनता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनडायरेक्ट इनकम और गेन के बेसिस पे बनता है। अब इनडायरेक्ट खर्चे कौन से खर्चे, वो खर्चे जिनके बिना प्रोडक्शन तो होता है लेकिन हमको प्रोडक्ट बेचना भी तो है। बेचने के लिए ही हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको बेचने का जो खर्चा आता है, बनाने के बाद उसको फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से गोडाउन से मार्केट में बेचना, भेजना और उसको बेचना, तो उसके बीच में जितने भी खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। यानी वो खर्चे जो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे खर्चों को हम इनडायरेक्ट खर्चे कहते हैं, और वो पूरे के पूरे इनडायरेक्ट खर्चे पीएनएल में आते हैं। और लास्ट में पीएनएल से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मालूम पड़ता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और तीसरा है ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। कि साल के एंड में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी कितनी लाइबिलिटीज हैं और हमारे पास कितनी एसेट है। ये हमें कहाँ से मालूम पड़ता है, ये हमें मालूम पड़ता है कंपनी के, फर्म के, बिजनेस के बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये था फाइनल अकाउंट जिसमें हमने ये तीनों अकाउंट देखे। अब इसके हमें फॉर्मेट देखते हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह बनता है, पीएनएल किस तरह बनता है और बैलेंस शीट किस तरह बनता है। अब चलिए देखते हैं फॉर्मेट वन बाय वन। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले तो हेडिंग इस तरह देनी है हमें, इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में हम बना रहे हैं, मिस्टर जो भी हो, फर्म जो भी हो, उसका नाम नीचे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो डेट के लिए बना रहे हैं वो डेट आएंगी। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह के इसके कॉलम बनेंगे। एक इनर का कॉलम आएगा और एक आउटर का आएगा। अगर आप इनर का नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आपने पर्टिकुलर अमाउंट ये फॉर्मेट बनाया तो भी चलेगा। फिर आपको कैलकुलेशन वो इनर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं।
अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो है वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमें रिकॉर्ड करने हैं, है ना। अब ये डायरेक्ट खर्चे कौन से खर्चे होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड होते हैं फैक्ट्री से, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को डायरेक्ट खर्चे कहा जाता है। तो डेबिट साइड में आप ये जितने भी देख रहे हैं ये सब के सब टोटल जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है पूरे के पूरे, है ना, जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो सबसे पहला कंटेंट जो इसमें आता है वो है ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है कि साल के बिगिनिंग में जो भी गुड्स का स्टॉक हमारे पास होता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अगर कोई पुरानी फर्म है उसके पास साल के एंड में अगर कोई स्टॉक बचा है, ठीक है, जो स्टॉक बच जाता है उसको क्लोजिंग बोला जाता है। अब मान लीजिए पिछले साल हमारे पास 10,000 का स्टॉक बचा था तो हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक है ना। अब माल जो बच गया उसको हम फेंक देते क्या, नहीं, वो जो माल बच गया है अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए हम जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने टोटल जो है माल बेचा, बेचने के बाद कुछ माल बच गया, अब बच गया तो उसको हम फेंकते तो नहीं, तो नेक्स्ट ईयर जो रहेगा अब क्या करेंगे, वो माल को हम फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पहले वो माल हम बेचेंगे। तो यानी पिछला जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंटेंट इसमें आएगा वो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है परचेसेस। अगर प्रोडक्ट हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल सबसे पहले परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परचेस नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए, ये डायरेक्ट खर्चा है। अब देखिए परचेस आपको इनर में लिखना है और उसमें से माइनस होगा परचेस रिटर्न, ठीक है। अगर कोई परचेस रिटर्न है तो आपको उसको परचेस में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमें नेट परचेस लेना पड़ता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटेड टू गुड्स परचेस, उसको बोला जाता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको गोडाउन तक हमें लाना है, तो लाने का हमें गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, जिसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट फ्राइट। फ्राइट क्या होता है, कूली चार्जेस। फ्राइट मतलब कूली चार्जेस, वो कूली जो माल जो है अनलोडिंग करते हैं, ट्रक्स में से माल जो है नीचे उतारते हैं, उनको बोला जाता है कूली। कूली जो है माल उतारते तो अनलोडिंग करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग के काम वो करते हैं, तो उनको चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्राइट। डॉक चार्जेस, अगर बंदरगाह पे माल उतारा जा रहा है, बंदरगाह से माल बुलाया जा रहा है, तो वहां पे कुछ चार्जेस, ड्यूटीज, टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं, जिसको डॉक ड्यूज कहते हैं। उसी तरह कस्टम ड्यूटी होती है, फॉरेन से माल बुला रहे हैं आप, ठीक है, उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। वेजेस, देखिए वेजेस आया, वेजेस क्या होता है, मजदूरी, ठीक है। प्रोडक्ट कौन बनाता है, मजदूर बनाते हैं, जिनको मजदूरी देना कंपलसरी है, अगर उन्हें मजदूरी हम नहीं देंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, ठीक है। कंपनी का मालिक तो प्रोडक्ट खुद बनाएगा नहीं, उसको मजदूर से प्रोडक्ट बना के लेना है, जिसके लिए फिर उसको वेजेस देना पड़ेगा, वेजेस पेड करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए दो तरह के वेजेस दिख रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक प्रोडक्टिव बोला है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तो ये दो नाम सेम ही है, दो अलग अलग नाम दिए गए। अब उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, कभी कभी इस तरह भी दिया रहता है वेजेस एंड सैलरी। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया तो पहला कंटेंट क्या है, आप वो देखिए, वेजेस है, मजदूरी है, इसलिए डायरेक्ट खर्चा है। अगर सैलरी एंड वेजेस रहता तो वो इनडायरेक्ट खर्चा होता, वो पीएनएल में आता। इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, फॉरेन से अगर आप माल खरीद रहे हैं, कोई बुला रहे, उसको इंपोर्ट बोला जाता है। इफ वी आर परचेसिंग एनी गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री इट इज कॉल्ड इंपोर्ट।
अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उस पे भी टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, इंजन शक्ति, देखिए फैक्ट्री में प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो आपको ये सारी चीजें लगती ही लगती है। तो ये खर्चा जो है ये फैक्ट्री का ही खर्चा है, प्रोडक्शन का ही खर्चा है। रॉयल्टी ऑन परचेस ऑब्लिक प्रोडक्शन, रॉयल्टी को क्या होती है, ये मानदंड होता है। ठीक है, देखिए किसी ने कोई आइडिया, कोई चीज बनाई है, कोई फॉर्मूला बनाया, अब आप उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाना और बेचना चाहते हैं, तो वो बंदा जिसने वो फॉर्मूला, वो प्रोडक्ट बनाया, आपको उसकी परमिशन लेनी जरूरी। और हर प्रोडक्ट के पीछे उसको जो है चार्जेस और मानदंड देना होता है, जिस मानदंड को रॉयल्टी कहा जाता है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सब जो खर्चे ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब जितने भी खर्चे वो चाहे फैक्ट्री से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारे के सारे खर्चे वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं और वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे टोटल जितने भी खर्चे ये सब डायरेक्ट खर्चे जो हमें करना जरूरी है, बिना उसके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब ये हो गए डायरेक्ट खर्चे। अब इसके अलावा बहुत सी डायरेक्ट इनकम भी होती है। ठीक है, वो डायरेक्ट इनकम ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। सबसे पहली डायरेक्ट इनकम होती है वो है सेल। सेल इज एन डायरेक्ट इनकम फॉर द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का मतलब ही क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को खरीदना और बेचना। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो हम चीजें बना के बेच सकते या फिर हम चीजें किसी और से खरीद के भी बेच सकते हैं। हम बना नहीं भी सकते, चाहे तो हमारी प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है या नॉन प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकती है, हम दोनों तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो सेल अगर हम कर रहे हैं ये तो हमारी फिर डायरेक्ट इनकम है। अगर किसी तरह का सेल रिटर्न हो रहा है, वो सेल रिटर्न हम सेल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिस तरह आप देखिए हमने परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया था, उसी तरह सेल में से भी क्या माइनस करेंगे, हम सेल रिटर्न माइनस करेंगे और नेट सेल हम लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया नेट सेल। और दूसरी इनडायरेक्ट इनकम होती है, सॉरी डायरेक्ट इनकम होती है क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में जो माल बिकता नहीं बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, अब ये दो कंटेंट तो यहाँ है, बीच में ये क्या कंटेंट है जो ये आए हैं, तो ये सारे के सारे जो बचे हुए कंटेंट आपको दिख रहे हैं ये एडजस्टमेंट के कंटेंट है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या है, ये एडजस्टमेंट वो सारे ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करने से भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, तो अब हमें उसे यहाँ एडजस्ट करना होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट मतलब अब या तो हमको प्लस करना है या माइनस करना है फाइनल अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन वो होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में गुड्स आते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन वो होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस से गुड्स जाते हैं। अगर गुड्स आ रहे हैं तो आने वाले गुड्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, और गुड्स हमारे ट्रेडिंग से बिजनेस से जा रहे हैं तो जाने वाले गुड्स जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। अब गुड्स आने का क्या रीजन है, परचेस। अगर हम गुड्स खरीदे तो गुड्स खरीदने से आते हैं, और जाते क्या रीजन से है गुड्स हमारे पास से, सेल से। अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल करने से गुड्स हमारे पास से जाते हैं। सेल के अलावा भी बहुत से रीजन है जिसके वजह से गुड्स हमारे पास से जा सकते हैं। क्या है वो है गुड्स लॉस बाय फायर। गोडाउन में गुड्स रखा था, गोडाउन में आग लग गई, आग के कारण गुड्स जल गए, तो क्या एज्यूम करेंगे, गुड्स हमारे बिजनेस से चले गए। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गए, चोरी हो गए तो भी क्या मानना है कि गुड्स हमारे बिजनेस से चले गए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या होता है, जब कोई नई कंपनी या कोई कंपनी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कस्टमर उस पर इतने जल्दी भरोसा नहीं करते, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, कंपनी सैंपल के तौर पे प्रोडक्ट जो है वो बांटती है ताकि लोग पहले फ्री में यूज करें और यूज करने के बाद जब भरोसा हो तो फिर वो पैसे देके खरीदे। तो कंपनी इस तरह से जो एक तरह की एडवर्टाइजिंग कर रही है, तो उसमें भी तो गुड्स हमारे ट्रेडिंग से जा रहे हैं, इसलिए जाने वाले गुड्स का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांट के भी जो है, बांटने से बिजनेस से हमारे गुड्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वो कारण है, तीनों कारण जिसकी वजह से बिजनेस में से हमारे गुड्स जाते हैं और जाने वाले गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आते हैं। अब नेक्स्ट है
गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो रहा है और उसमें हमारे गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं तो वो उसके वजह से भी हमारे बिजनेस से गुड्स जाते हैं। गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर प्राइवेट पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स निकाल रहे हैं, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, तो ड्राइंग के जरिए भी बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं। तो बिजनेस में गुड्स आने का जो रीजन है वो परचेस होता है, लेकिन जाने के कई रीजन होते हैं जिससे हमारे बिजनेस से गुड्स जाते हैं। आ रहे हैं गुड्स तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा और जा रहे हैं तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये वो ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट है जो हमने वन बाय वन करके अभी जो है समझे। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इतना मालूम हो गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस ही रिकॉर्ड होते हैं और डायरेक्ट इनकम और गेन रिकॉर्ड होती है, और वो भी कौन सी होती है, रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, वो खर्चे, वो इनकम जो फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उनको डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में इसी तरह के डायरेक्ट खर्चे और इनकम रिकॉर्ड होती है। और इसमें लास्ट में निकलता है ये अपना आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखिए यहाँ दिया है। अब ये कैसे निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट का समझ लीजिए। डेबिट में खर्चे और क्रेडिट में इनकम है। मान लेते हैं इनकम जो है वो 1,00,000 रुपए की हो रही है आपकी, कोई डायरेक्ट इनकम 1,00,000 है, यानी कि क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो 1,00,000 आ रही है और डेबिट साइड की टोटल जो है वो 80,000 आ रही है। यानी खर्चे आपके डायरेक्ट खर्चे वो 80,000 है, लेकिन डायरेक्ट इनकम आपकी 1,00,000 है। तो लास्ट में इसमें निकलने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इनकम 1,00,000 है, खर्चे 80 है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, बोलिए, प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा प्रॉफिट, 20,000। तो जिस साइड की टोटल कम आ रही है वो साइड में आपको बैलेंस लेना होता है एज ए बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा पीएनएल अकाउंट, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है और दोनों साइड की टोटल जो है वो सेम आएंगी। तो इस तरह से जो है हर लेजर अकाउंट को जिस तरह हम बैलेंसिंग करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट ये भी लेजर अकाउंट ही चाहिए, ये भी हमें बैलेंसिंग ही करना है। बस यहाँ पे इतना याद रखना है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ये एज ए बैलेंसिंग फिगर लेना है। वहां क्लोजिंग बैलेंस आता था, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और उसके कंटेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट आप देखेंगे तो बहुत बड़ा दिख रहा है पीएनएल अकाउंट का, कि पीएनएल अकाउंट के इतने सारे कंटेंट, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में पूरे कंटेंट एक साथ नहीं आते, और आगे जो है हम वो ट्रिक भी देखने वाले हैं कि आपने पीएनएल का फॉर्मेट नहीं भी पढ़ा, उसके कंटेंट नहीं भी आपको याद है, फिर भी आप पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक्स भी हम आगे देखने वाले हैं। तो पहले तो ये फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, अब पीएनएल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कैसे होता है, कैसे तैयार होता है, इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इनडायरेक्ट expenses and losses and all indirect income and gains related to office, administration, finance, selling and distribution। इससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको इनडायरेक्ट खर्चे कहा जाता है। ठीक है, अब पूरे के पूरे दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट पूरे के पूरे जो खर्चे वो ऑब्वियसली कहाँ आएंगे, पीएनएल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब देखिए कितने तरह के खर्चे होते हैं। ये जितने भी खर्चे आप देख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे खर्चे ये 5 हेड में ही आते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर मैं इसको बाइफरगेट करूं तो ये खर्चों के 3 मेन हेड है, और ये टोटल जितने भी खर्चे वो पूरे के पूरे ये 3 हेड से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये वो खर्चे जिनके बिना प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ऑफिस भी है, आपको ऑफिस मेंटेन करना है और स्टाफ की सैलरी देनी है। ठीक है, आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, और मार्केट में आपको प्रोडक्ट ले जाके बेचना है, तो बेचने से रिलेटेड आपके बहुत से खर्चे यहाँ पे होने वाले, उन सारे खर्चों को इनडायरेक्ट खर्चे कहा जाता है। और आपको बहुत सी इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती। ठीक है, तो इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम ये पीएनएल में अकाउंट में आते हैं। और लास्ट में इसमें निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।
नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, अब सर जरा देख लेते हैं किस तरह के इनडायरेक्ट खर्चे। सैलरी वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, डेप्रिसिएशन, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फी, एंटरटेनमेंट, रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कमीशन, डिस्काउंट, अलाउंसेस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग चार्जेस, बैड डेट मालूम है आपको, पैसे डूब जाना। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहां इंपोर्ट ड्यूटी आया था, या एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सारे टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये दो खर्चे यहाँ दिख तो रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक नोट हम बाद में देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ये दोनों एक साथ दिए ट्रायल बैलेंस में, ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड एक्सपेंसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और जनरल एक्सपेंसेस ये पीएनएल अकाउंट में आएंगे। अगर दोनों में से कोई एक ही लिखा है, चाहे वो ट्रेड रहे कि जनरल रहे, वो पीएनएल में आएगा। ठीक है, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये टोटल आप जितने भी खर्चे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो खर्चे या तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या फाइनेंस से, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और इन खर्चों को इनडायरेक्ट खर्चे और लॉसेस कहा जाता है। लास्ट में क्या करेंगे, हम इन सारे खर्चों की टोटल करेंगे, और ये जो देख रहे हैं आप ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम, ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। अब लास्ट में क्या करेंगे, जैसे हमने ट्रेडिंग में टोटल किए थे वैसे इनकी भी टोटल करेंगे। मान लीजिए डेबिट की टोटल यहाँ हम कर रहे हैं वो 2 लाख रुपए आ रही है खर्चे, और यहाँ क्रेडिट की जो टोटल है वो 2,80,000 आ रही है, 2,80,000। तो अभी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा है इनडायरेक्ट खर्चों से, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। वो कितना आएगा नेट प्रॉफिट, 80,000। ये कैसे निकाले हमने, क्रेडिट माइनस डेबिट, इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम क्या नाम से लिखेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब इनकम आएंगी तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर खर्चे ज्यादा है तो लॉस आएंगे। अब क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के जरिए बनाई गई है, तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो नीचे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एस कैपिटल और बीस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम इसको इस तरह जो है, यहाँ पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट दिया है, तो हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखेंगे, और नीचे या मिस्टर ए और बी जो रहेगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए 80,000 हमारा प्रॉफिट आया, दोनों पार्टनर इक्वली प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दोनों को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 40-40 हजार, इस तरह से प्रॉफिट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस तरह इनर में ही हम ये प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये था पीएनएल अकाउंट जिसमें इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम आई। अब नेक्स्ट है हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है, जो क्या शो करती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। यानी कि बैलेंस शीट में आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखेंगी, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज किसे कहेंगे, वो सारा कर्जा जो एक बिजनेसमैन ले रहा है बिजनेस के लिए, वो सारे कर्जे को हम लाइबिलिटीज कहेंगे। ठीक है, और एसेट वो प्रॉपर्टीज है जो बिजनेसमैन खरीद रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, जिसका इस्तेमाल वो बिजनेस चलाने के लिए करेंगे, तो उन सबको हम एसेट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमने प्रीवियस कई लेक्चर देखे हैं जिसमें एसेट लाइबिलिटी इसकी मीनिंग देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहली जो लाइबिलिटी होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, यानी कि खुद पार्टनर से रिलेटेड। जब पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म को पैसा लाते हैं, लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं, वो पार्टनर का कैपिटल है, वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। इसलिए आप देखेंगे सबसे पहला कंटेंट जो लाइबिलिटी साइड में आएगा वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट में दो मेथड होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन मेथड, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ फॉर्मेट में भी वैसे ही दिया है उसने। यहाँ फॉर्मेट में जो है उसने डायरेक्ट जो है कैपिटल अकाउंट के नाम से एबीसी के नाम से डाला है,
और नीचे करंट अकाउंट दिया है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल है कैपिटल में ही कंटेंट प्लस और माइनस करेंगे, या तो कैपिटल में या करंट अकाउंट। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह हमें एंट्री यहाँ पे लेनी। और क्या किस तरह की लायबिलिटी होती है, देखिए जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अभी जनरल रिजर्व क्या होता है, देखिए बिजनेस में रिस्क बना होता है, हम बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो तो उसमें रिस्क होता ही है। आज प्रॉफिट है, कल लॉस भी हो सकता है, बहुत से डेटर ऐसे हैं जो पैसा डुबा भी सकते हैं। तो ये लॉस से बचने के लिए हर बिजनेस या बिजनेसमैन या पार्टनर क्या करते हैं, ये लोग बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है वो पूरा प्रॉफिट वो खा नहीं लेते, खा के हजम नहीं करते, बल्कि उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अलग अलग फंड में डाला जाता है, ताकि जब मुसीबत पड़े या जरूरत पड़े तो वो फंड में से वो पैसा निकाला जा सके। इसलिए सोल ट्रेडिंग बिजनेस रहे, पार्टनरशिप फर्म रहे या कंपनी रहे, उसमें अलग अलग टाइप के आपको रिजर्व फंड दिखाई देंगे। तो ये रिजर्व क्या होता है, ये वो फंड होता है जिसमें हर साल जो प्रॉफिट हुआ उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है डाला जाता है। अब ये लायबिलिटी कैसे हो गया आपका, ये तो हमारा फिर एसेट होना चाहिए था। अब प्रॉफिट पे किसका राइट है ये बताइए, पार्टनर का। अब पार्टनर का जो भी पैसा पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए यहाँ पे क्या है, एक लायबिलिटी है। देखिए एज पर एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन, बिजनेस को हमें एक सेपरेट पर्सन मानना पड़ेगा और बिजनेसमैन ये एक अलग पर्सन है। मान लीजिए बिजनेसमैन बी है, उसका एक बिजनेस है, वो बिजनेस को हम ए पर्सन मानेंगे, और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जो भी पैसा देगा या लगाएगा एक तरह का वो बिजनेस के लिए कर्जा होगा, वो लायबिलिटी होगी। इसीलिए कैपिटल कहाँ आया है, लायबिलिटी साइड में है। अब कुछ वो चीजें होती है जिससे कैपिटल बढ़ता है। अब बिजनेस मेन तो है बिजनेसमैन का ही ना बिजनेस, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कौन रखने वाला है, पार्टनर ही रखेंगे, है ना। अब वो पार्टनर जो है उस पे उनका राइट है फंड प्रॉफिट पे, तो उससे बनने वाले फंड पे भी उनका ही राइट हुआ ना। तो उससे जो फंड बन रहा है वो एक तरह का पार्टनरशिप फर्म के लिए एक लायबिलिटीज ही है, कर्जा ही है, क्योंकि पार्टनर कभी भी वो जो है ले सकते हैं। कभी भी लेने का मतलब है कि जब मुसीबत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब फर्म पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होंगी या बंद होंगी तो आपस में ये पार्टनर वो फंड का पैसा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसको बोला जाता है रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व। अब उसी तरह नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बैलेंस, वो पीएनएल के नाम से आता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो आएगा पीएनएल के नाम से। उसके बाद जितने भी तरह के हम लोन ले रहे हैं, चाहे वो मॉर्गेज लोन हो, सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, वो सब हमें जो है लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है, चाहे पार्टनर से ले रहे हो या बैंक से ले रहे हो। बिल्स पेबल, वो बिल जिसका पैसा हमको पे करना होता है उसको हम बिल्स पेबल कहते हैं, तो एक तरह की ये भी लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, जनरली ये करंट अकाउंट पे एक फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपके अकाउंट में कम पैसा है और आपको ज्यादा किसी को पेमेंट करना है तो बैंक आपको एक तरह की ओडी फैसिलिटी देती है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन देती है। अगर आपको किसी को 1 लाख का पेमेंट करना है और आपके अकाउंट में 80,000 है, 20,000 कम पड़ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक को ओडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक क्या करेंगे, आपके करंट अकाउंट में 20,000 जमा करवा देंगे एज ए लोन। अब 1 लाख होने के बाद आप 1 लाख का पेमेंट कर सकते हैं। तो वो जो ओडी है वो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। क्रेडिटर, वो लोग जिनसे हम कर्जा ले रहे हैं वो क्रेडिटर है हमारे, वो सब क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी साइड में आएंगे। अब ये जो देख रहे हैं आप प्लस माइनस वाले कंटेंट, ये सब एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, और एडजस्टमेंट क्या है वो स्पेशल हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एडजस्टमेंट का एक लेक्चर देखेंगे जिसमें 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये इसमें से माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे है ना जिसका पेमेंट हमने अब तक नहीं किया तो आप पे वो कर्जा हो गया। जैसे रेंट, 2 महीने का किराया बाकी है,
10,000 रुपये महीना किराया है, 2 महीने का किराया आपने पेड नहीं किया तो आपके ऊपर तो मकान मालक का कर्जा हो गया ना, या फिर वो हॉल वाले का कर्जा हो गया। आप बिजनेस जो है, देखिए यहाँ प्राइवेट, किसी भी प्राइवेट कंटेंट से रिलेटेड बात नहीं हो रही, सब के सब बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ जो रेंट की बात हो रही तो बिजनेस से रिलेटेड है वो, कि बिजनेस अगर रेंटेड हॉल में रूम में चल रहा है तो उसका किराया देना जरूरी है, किराया नहीं देंगे तो बिजनेस पे कर्जा बढ़ते जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग खर्चे वो खर्चे जिसका पेमेंट हमने अब तक नहीं किया, और सारे के सारे आउटस्टैंडिंग खर्चे ही हमारी लायबिलिटी है। उसके बाद है एडवांस इनकम, है ना, अगर हमको किसी ने कोई एडवांस दे दिया या एडवांस में कोई इनकम हमारी हो रही है, ठीक है, तो एक तरह का हमारे लिए वो कर्जा है। अब जैसे कमीशन, हमको किसी ने एडवांस में कमीशन दे दिया, ठीक है, किसी काम के लिए, तो हमारी तो वो इनकम हुई, लेकिन वो एडवांस इनकम है। लेकिन अगर वो काम उसका नहीं हुआ तो हमको वो पैसा लौटाना पड़ेगा ना, और हमें काय का पैसा लौटाना पड़ता है, कमीशन का। तो एडवांस इनकम ये लायबिलिटीज होती है। और सारी की सारी जितने भी प्रोविजन है वो सब, चाहे वो किसी भी तरह की प्रोविजन हो, वो सब लायबिलिटी होती है। प्रोविजन का मतलब होता है रिजर्व फंड बनाना, और रिजर्व फंड के लिए पैसा प्रॉफिट का ही लगता है, प्रॉफिट पे पार्टनर का राइट है, तो उससे बनने वाले फंड पे भी पार्टनर का राइट होता है। वो हमारे लिए कर्जा है, हमको उन्हें, कंपनी अगर फर्म अगर बिजनेस बंद हुआ तो उनको लौटाना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे लिए कर्जा है। तो ये सारी की सारी लायबिलिटी थी। अब देखिए एसेट कौन कौन सी है, एसेट की डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह प्रीवियस काफी लेक्चर में हमने देखे हैं। गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, मोटर कार, ये सब के सब फिक्स एसेट है। और ये फिक्स एसेट में से हम जो है डिप्रिसिएशन अगर कोई है वो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट है। अब करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, ये सब जो है वो करंट एसेट है। दो तरह की एसेट यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स्ड और करंट एसेट। अब उसके बाद दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस एक्सपेंसेस, हम किसी को एडवांस दे रहे, पेमेंट कर रहे, पहले एडवांस ले रहे थे, वो लायबिलिटी थी, कर्जा था, अब हम एडवांस दे रहे ना, तो हमारे लिए वो एडवांस एसेट है, ठीक है। डेटर, ठीक है, वो लोग जिनको हम कर्जा दे रहे हैं उनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, इसलिए हमारी वो एसेट है, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत से कंटेंट प्लस माइनस हो रहे हैं, ये सब हम एडजस्टमेंट में देखेंगे। अभी सिर्फ एसेट के कंटेंट हम देखेंगे, क्या क्या जो है कंटेंट वो एसेट में आ रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है, हमारे गुड्स थे उसका हमने इंश्योरेंस कराया, वो डैमेज हो गए, जल गए, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम क्या होगा, मिलेगा तो अपने लिए क्या है, वो एसेट है। बिल रिसीवेबल, वो बिल जिसका पैसा रिसीव होना होता है उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं, ये हमारे लिए एसेट है। कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो सारी की सारी एसेट हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड करनी है। और लास्ट में अगर पार्टनर का कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस अगर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो एसेट साइड में लिखा जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से, क्रेडिट बैलेंस, सॉरी ये क्रेडिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस अगर कोई है पार्टनर का करंट अकाउंट का तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये थी बैलेंस शीट। इस लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट और स्टेटमेंट बनाने होते हैं। और ये तीनों अकाउंट और स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कंटेंट और उसके रूल भी देखे। और साथ ही साथ हमने इसके फॉर्मेट भी इस लेक्चर में देखे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से कंटेंट, पीएनएल में कौन से और बैलेंस शीट में कौन से कंटेंट आते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें ये 3 अकाउंट और स्टेटमेंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, वो नहीं भी बनाए तो हमारे कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके एडजस्टमेंट देखेंगे, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एडजस्टमेंट, कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट 1 बाय 1, और उसका ट्रीटमेंट हमें जो है यही फाइनल अकाउंट में लेना है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में। अगर आपको पूरे लेक्चर की सीरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वो सारे के सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।